Welcome, ladies and gentlemen, and good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Today's topic is Chapter 9, Different Types of Suppression. So, what is suppression? What is suppression? Yes, we will explain it. We will tell what is suppression. Okay, no problem. So suppression, it is a temporary palliation or disappearance of the symptoms and reappear in the more important organ or the system is called suppression. This is the definition according to homeopathy, according to predictive homeopathy. So there are different types of suppression. All animate things in this world have to degrade. Yes. तो जितने भी इस धरती पे एनिमेट, दैट इज द जिनमें जान है, जितना है वाइटल फोर्स है, दैट इज द जीव जंतु ह्यूमन एनिमल्स, जितने भी एनिमेट्स थिंग्स है हाउ टू डिग्रेड. यस, मतलब वो नष्ट होने वाले ही है और जिनमें जान है वो नष्ट होता ही है. सो ऑन द अदर हैंड, every animate things in this world has an innate instinct. Yes, बहुत ही अच्छा लिखा है सर ने. So every animate thing in this world has an innate instinct, मतलब उनमें by birth एक प्रवृत्ति होती है, इंस्टिंक्ट के सर्वाइव कैसे होना और सर्वाइव होने के लिए क्या करना. दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म. सो इंस्टिंक्ट, इनेक्ट इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव. हेलो सर. यस जी सर, मैं हरिओम बोल रहा हूँ. प्रणाम सर. जी बोलिए सर. एक हमारे दोस्त हैं और उनके भाई साहब को अभी 2-3 दिन पहले डायग्नोज हुआ है, ब्रेन ट्यूमर है जी. तो इस समय बनारस में एडमिट हैं और काफी परेशान हैं. तो अपनी दादी का दवाई मेरे से लेते हैं. अभी आए थे जो है, इस समय है मेरे बगल में बैठे हैं. तो ये इलाज कराना चाहते हैं सर. तो हमने कहा एक बार हम आपको, अभी उनका चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, उनको नहीं पता है. तो सर ये थोड़ा सा श्योर होना चाह रहे थे कि सर होगा ठीक कि नहीं, क्योंकि वो बड़ा सा हो गया है. हाँ, तो हम रिपोर्ट आप भेजिएगा, हम भेज रहे हैं. तो थोड़ा सा घबराए हुए हैं सर, और अभी उम्र ज्यादा नहीं है, 32 से 35 साल के होंगे. तो हाँ, काफी सीवियर हेडेक हुआ है. अब 2 दिन से एडमिट हैं. अभी मेरा उनसे बात हुआ, लेकिन डॉक्टर भी आए थे चैम्बर में, ओपीडी आईसीयू में जो है. तो अभी फोन कट गया जो है. तो हमको डॉक्यूमेंट सब भेजेंगे थोड़ी देर में. तो इनका थोड़ा था कि सर ठीक हो जाता है कि नहीं, काफी घबराए हुए थे. तो हम कहे हमारे सर है, हम बात करा दे रहे हैं लाइव जो है. तो वो रिपोर्ट्स भिजवा दीजिए आप व्हाट्सएप पे. रिपोर्ट देख के फिर उस पर बात करेंगे अपन. जी 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 सर. रिपोर्ट्स डिटेल में रिपोर्ट्स चाहिए, क्योंकि वो ट्यूमर है तो फिर मैलिग्नेंट है कि बिनाइन है वो भी देखना. नहीं वो है ना, वो कैंसर वाला है, बिना कैंसर वाला वो बोल रहा है. ठीक है सर, ठीक है, हम रिपोर्ट ले लेंगे. थैंक यू सर.
So innate instincts to survive, it tries all the forces at its disposal to live, yes, or survive, yes. तो ये हर जीव जंतु की जिनमें जान है उनकी ये प्रवृत्ति होती है कि खुद को कैसे जिंदा रखे, कैसे सर्वाइव हुए इन दिस होस्टाइल वर्ल्ड, जहां हर तरफ से इस वाइटल फोर्स को डिस्ट्रक्शन के लिए ही ट्राई होता है कि ये कैसे डिस्ट्रॉय हो। हर तरफ से बॉडी पे, हर प्राणी पे, जीव जंतु पे अटैक 24 आवर्स होते रहते हैं, और इसमें भी मतलब होस्टाइल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, और इसमें भी बॉडी विल ट्राई टू सर्वाइव। One set of forces is always trying to degrade or shorten life, whilst other set of forces trying to defend the prolonged life. Yes, the two forces are acting on us, on our body, on our mind, on our vital force. One is destroying, other is giving life or for giving survival of life. So man is no exception of this rule. So man is apt to face innumerable hostile forces in the world in which he lives, and which is ruled by Darwin's law of survival of the fittest. So what is the Darwin's law of survival of fittest? क्या है, कौन बताएगा? क्या है Darwin's law? Will tell Darwin's law. बताया किसी को डार्विन्स लॉ? सॉरी, ये पढ़ते नहीं आएगा ना। So Darwin's law, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Yes. तो वही सर्वाइव हो पाएगा जो स्ट्रांग है, जिसका वाइटल फोर्स, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और जिसे मतलब हर कंडीशन से, हर एटमॉस्फेरिक चेंज से खुद को चेंज करते आता है. So it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. So change is the life, right? So man is apt to face innumerable hostile forces in the world in which he lives, and what is ruled by Darwin's law of survival of the fittest. To defend himself, man has his own immune system governed by the animating force. Yes. तो सभी एनिमल्स में देखो मैन इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बना है जिसका जो फाइटिंग फोर्स है, दैट इज द वाइटल फोर्स, जिसकी वजह से, और वेरी इंटेलिजेंट, जिसकी वजह से हम हर कंडीशन में हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, हर स्टेज में हमारा इवोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट चेंज. और इसी चेंज की वजह से हम हर कंडीशन में सरवाइव हो रहे हैं, हर कंडीशन में हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और खुद का प्रोग्रेस करते हैं, खुद को इवॉल्व करते हैं. यस, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ फिटेस्ट, which tries to maintain homeostasis. Yes, which we call the vital force, which tries to maintain homeostasis in whatever situation.
attained in this, immune system produces what is called disease. Thus, disease is nothing but the disturbed homeostasis. जब बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, वाइटल फोर्स, इम्यूनिटी वीक बन जाती है, देन वी कॉल इट इज अ डिजीज and the failure of immune system to cope fully with the disturbing force. Yes, so the protective to defensive forces, the protective or defensive forces use all their energies to keep the disturbing forces at bay. Yes, if they are not entirely successful, either due to its own lower vitality or due to the overwhelming disturbing force, then they may allow the dysfunction. अगर ये vital force इस hostile forces को fight नहीं कर पाता है, तभी body ill होगी, तभी vitality low होगी and cause the disease. Then they may allow the dysfunction of whole cells, tissues, organs and systems and cause the disease. The whole body become ill. So start with following by structural changes of organs or tissues or systems which are all lesser important, thereby trying to keep the more important part as much healthy as possible. Yes. फिर भी हर कंडीशन में vital force trying always 24/7 hours trying to keep the equilibrium normal. Homeostasis normal. Thus, as our defenses fail layer by layer or system by system, the disease symptoms start manifesting themselves in deeper and deeper organs. ऐसे कंडीशन में सपोर्ट हम उस वाइटल फोर्स को रॉन्गली ट्रीट करते हैं, उसे रॉन्ग सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, रॉन्गली सपोर्ट देते हैं, तो दैट hostile force, that bad energy or the disease force will suppress the symptoms, that is the disease force, deeper and deeper and deeper. Next, we come to the important question of how do we decide which organ or system is more important than the other. और ये समझने के लिए हमें important है, जरूरी है knowledge of body, knowledge of embryology, knowledge of anatomy. जब ये है तो ही हम समझ पाएंगे कि डिजीज किस तरह से ट्रेवल हो रहा है इन द डीपर एंड डीपर टिश्यूज, लेयर्स एंड ऑर्गन्स. तो ये नॉलेज अगर है कंप्लीटली एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का, तो ही हम समझ पाएंगे कि डिजीज मोर इंपॉर्टेंट की तरफ जा रहा है कि लेस इंपॉर्टेंट. The direction which the disease will take and conversely, सभी जन अपने आप को म्यूट रखिए. जब आपको बात करनी है तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं. So the direction the cure should take in any particular individual. How do we judge whether after the removal of the symptom the patient is on right path or not? Yes, तो इसके लिए समझना जरूरी है the embryology, chronological order of the body, of each and every tissue, organs. The importance of the organs and the systems can be known from the knowledge of embryology and physiology.
journey of disease can take place either as a result of the unrestricted natural progression of the disease or due to suppression means of any kind. Yes, this can take place in 5 ways. The suppression are of 5 types. तो सप्रेशन के 5 टाइप्स सर ने दिए हैं, लेकिन सप्रेशन मीन्स जो मैंने अभी डेफिनेशन बताया, इसके अलावा भी सप्रेशंस को बहुत से ऑथर्स ने अपने अपने तरह से लिखा है. दैट इज स्टॉपिंग और लिमिटिंग एन एक्शन. Stopping or limiting an action. Frequently, we limit the vital energy in our bodies by the use of conventional cures. These are designed to make the external symptoms disappear, but do nothing to heal the factor which caused those symptoms in the first place. Other, an act, suppression, an act or instance of suppressing the state of being suppressed, the conscious intentional exclusion from consciousness of a thought of feeling. And someone says the blocking of our body's innate healing capability. The blocking of our body's innate healing capabilities. Suppression is the act of keeping something from happening. So इसका मतलब कि सप्रेशन ओनली बॉडी लेवल पे ही नहीं होता है, सप्रेशन माइंड लेवल पे भी होता है. सो मेंटल लेवल पे भी सप्रेशन होता है, लाइक अ सप्रेशन ऑफ इमोशंस. And we learn that each and every emotion causes the disease if they get suppressed. Suppose आप रोड से जा रहे हैं, इमोशंस कैसे सप्रेस हम खुद कर लेते हैं और दे कॉज द डिजीज. किस तरह से हम हमारा ही मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस डिस्टर्ब कर देते हैं, मेंटल का, माइंड का इक्विलिब्रियम, बॉडी का इक्विलिब्रियम, होम्योस्टेसिस कैसे डिस्टर्ब करते हैं और डिजीज को इनवाइट कर लेते हैं. तो मेंटल लेवल पे किस तरह से हम इमोशन सप्रेस करके डिजीज को इनवाइट कर लेते हैं. तो जैसे आप रोड से जा रहे हो और आपको एक आधा पुराना दोस्त मिल गया, मतलब दोस्त दिखा, वो आप रोड से आ रहा है और आपको ऐसा लगा कि इससे मुझे बात नहीं करनी. मन में आपको खुशी हुई कि बहुत साल बाद ये दिख रहा है, बहुत दिन बाद ये दिख रहा है, तो चलो बात करते हैं. लेकिन आपके अदर विल ने बोल दिया कि नहीं बात करना है. फिर आपने जो जॉय आपके माइंड में आया था उसे आपने सप्रेस कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया. दिस इज द सप्रेशन ऑफ इमोशंस. यह हमने खुद किया. या फिर हम हमारे रेपर्टरी में बहुत से रूब्रिक्स इमोशंस के लिए दिए हैं, माइंड के लिए दिए हैं. जैसे कि मेंटल लेवल पे कोई डिजीज सप्रेस होता है, मेंटल लेवल पे कोई फीलिंग्स, इमोशंस हम कैसे सप्रेस करते थे. इसलिए एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल इमोशनल एक्साइटमेंट सप्रेस्ड बाय. यस, तो अगर रेपर्टरी में रूब्रिक दिया है, इसका मतलब 100% it will work on mind and body also. So this is the suppression of emotions at mental level. And physical level, जो हम जानते हैं कि कितने सारे डिजीजेस सप्रेस होते हैं और मोर इम्पोर्टेंट सिस्टम में चले जाते हैं. जैसे कि सब जानते हैं कि जॉइंट पेन सप्रेस होके इट विल बाइट द हार्ट. So this is at the level of physical body level. So this is the suppression. Now the types of suppression. So mostly there are 5 types of suppression. First one is location to location.
Second one is organ to organ. Third one is system to system in the same layer. Fourth one is system to system in different layers. And the fifth one is miasmatic separation or miasmatic transfer. तो लोकेशन टू लोकेशन सेपरेशन कैसे होता है? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में किस टाइप से डिजीज ट्रैवल होता है? तो इन द सेम ऑर्गन, फॉर एग्जांपल एक्जिमा और विटिलिगो स्पॉट्स on the lower limb getting better and appearing on the upper limb. हैंड पे कुछ ल्यूकोडर्मा पैच आपको दिखा और कुछ दिन बाद वो ईयर्स पे आया, आईज पे आया. दिस इज आल्सो सेपरेशन. सेपरेशन ऑन द सेम ऑर्गन, राइट? सो एक लोकेशन से ऑर्गन सेम है बट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चलेगा. दिस इज द सेपरेशन टू लोकेशन टू लोकेशन. बहुत से एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे. अगर कोई इसमें एक आधा एग्जाम्पल देना चाहता है तो दे सकता है. अनम्यूट करके बताइए. कौन बोलेगा? लोकेशन टू लोकेशन. कंजंक्टिवाइटिस, एक आंख का दूसरी आंख में चले गया, राइट? यस. सो दिस इज लोकेशन टू लोकेशन. देन द सेकंड टाइप इज ऑर्गन टू ऑर्गन. एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में. So in the same system, organ to organ मतलब in the same system, for example, nasopharynx, जैसे कि respiratory tract है, GIT tract है, urinary tract है, system is same, but organ to organ shifting of the disease, shifting of the symptoms. So in the same system, for example, nasopharynx to the larynx, that is pharyngitis to laryngitis. First pharynx affect, after that larynx, and at the last bronchi. So this is system एक ही है but organ to organ disease transfer. Aphtha on the tip of the tongue disappear after remedy only to appear posteriorly on the fauces. Yes, tip of tongue के अल्सर्स के अंदर थ्रोट में आए, डीप थ्रोट. So this is system एक ही है, oral cavity, but the organ to organ shift of the disease. Pain in the neck due to cervical spondylosis disappear to give rise to hoarseness. Yes, that is the cartilage of cervical cartilage gets transferred into vocal cords. This is the system to same system but organ to organ, like this. This is the second type. हमने first type देखा location to location. Second type is organ to organ. Now the third type is system to system. देखो ये जब हम लोग चार्ट देखते हैं 7 लेयर सेपरेशन चार्ट, तब इसका बहुत यूज होता है कि किस तरह से सेपरेशन हो रहा है. और जो फॉलोअप्स हम देखते हैं तो फॉलोअप्स में ये 5 टाइप्स ऑफ सेपरेशन की वजह से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि किस तरह से सेपरेशन हो रहा है. तो इसे हमेशा ध्यान में रखिए, 5 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो system to system in the same layer, system to system.
सिस्टम टू सिस्टम जा रहा है लेकिन लेयर सेम है, जैसे कि एंडोडर्म। एंडोडर्म में डिजीज ट्रेवल हो रहा है लेकिन लेयर सेम है बट सिस्टम चेंज हो रही है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जीआईटी ट्रैक्ट में गया, जीआईटी ट्रैक्ट से यूरिनरी ट्रैक्ट में गया, लाइक दिस। सो सिस्टम टू सिस्टम इन द सेम लेयर। Likewise, in the same layer, bronchitis getting better and diarrhea or urinary tract infection develop. Again, diarrhea getting better and patient developing hair fall. देखो, diarrhea getting better, but sorry, ये system to system. Okay. So bronchitis getting better and diarrhea appear or urinary tract appear. This is the system to system and in the same layer. And the fourth one is system to system but in different layer. हमने third देखा था in the same layer, now in the different layer. System to system but different layer. अब सेकंड लेयर से थर्ड लेयर में जाएगा, थर्ड लेयर से फोर्थ लेयर में जाएगा, बट सिस्टम सेम है, लाइक जीआईटी, डर्मिस, connective tissue, organs, heart, and endocrine gland. So if diarrhea gets suppressed, or gastrointestinal complaints, that is the second layer endoderm, gets suppressed, and after that patient complains of dermis like hair fall. So this is second layer to third layer connective tissue. If hair fall suddenly stops and the new symptoms started, or patient will complain of new symptoms, that is the pain in joints. This is the deep tissues of third layer connective tissue, that is again the सेम सिस्टम टू सिस्टम, एक ही सिस्टम से एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में हो रहा है, बट जीआईटी से कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द सेकंड लेयर से थर्ड लेयर. And if the joint pains gets better and the patient now complain of like palpitation, anxiety, breathlessness, chest pain, this is the symptoms of heart. So fourth layer organ, and after that again the symptoms gets disappear and new symptoms appear, like the restlessness, again dullness, dizziness. That means the endocrine affect, maybe hypothalamus or hyperthalamus. So this is the system to system but in different layers, and endocrine, it is the fifth layer. Thyroid or hypothyroidism, it is the fifth layer disease. So this is the fourth type. So GIT endoderm disease like diarrhea getting better and the patient develop hair fall, or arthritis, mesodermal disease and further heart problem and endocrine getting affected, this is called suppression. And the fifth, that is the miasmatic transfer. So how miasm from
one miasm to another miasm disease travel. That is from SORA to psychosis, SORA to syphilis, and psychosis to syphilis. So diseases like simple rash, that is the psoriatic disease, and when it gets or the miasm gets changed or transfer into another miasm, that is SORA to psychosis. What's that is the growth, accumulation, growth is psychosis. So this is SORA to psychosis, and psychosis to syphilis. If the warts or the cones or the cysts or the tumors converted into ulcers is syphilis. And SORA to syphilis, that is the simple sneezing, coryza, rhinitis, sinusitis, suppress, disappear, and joint pains start. This is joint pains like rheumatoid arthritis is syphilis. So SORA to syphilis, rheumatoid arthritis, it is autoimmune disorder, that is syphilis. This is the transfer of disease from one miasm to another. Miasmatical transfer of disease is the fifth type of disease suppression. तो इसमें किसी को कुछ डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, समझने में कोई प्रॉब्लम? Now we will see the layer by layer suppression. Layer by layer suppression, from first layer to second layer to third layer to fourth layer, like this. So like ectoderm to endoderm, endoderm to mesoderm, mesoderm to connective tissue to organs and endocrine, then neural plate or nerves, and after that the genetic level. So this is the layer by layer suppression. And in this, suppose the skin disease like eczema or simple rash, nappy rash gets better or gets disappeared. After that, when the new symptoms appear in that patient, like respiratory problems like rhinitis, coryza, recurrent coryza, sinusitis, or breathlessness, it is the suppression of disease from first layer ectoderm to second layer endoderm. After that, if that simple rhinitis or simple bronchitis gets better, but after a few days, when patient come with the new symptoms like joint pains or the swelling in the joints, is the third layer symptoms of connective tissue. अगर वहां swelling है या फिर simple pain है तो it is psoriatic, but the patient gets swelling, it is psychosis. That means disease layer to layer तो suppress हुआ है, layer to layer transfer हुआ है, but उसने miasm भी change कर दिया. अगर वो सिंपल एक ही miasm में SORA में ही है, only pains है तो it is psoriatic. बट अगर वहां स्वेलिंग आता है, डिस्टॉर्शन आता है, डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ जॉइंट्स, इज सिफिलिटिक.
तो सोरा टू साइकोसिस टू सिफिलिस, या फिर ओनली इंफ्लेमेशन है तो इट इज सोरिया. देन इफ द symptoms suppress at third layer connective tissue and patient having the symptoms of fourth layer like BP rise or having some liver, spleen, kidneys problem, kidney stones, cystic kidneys, or simple nephritis, it is the fourth layer symptom. So disease travel from first layer to second layer, ectoderm to endoderm, endoderm to connective tissue to organs, fourth layer. And when patient gets treatment like long-term treatment for hypertension and afterward that suppresses the toxins or disease symptoms at fourth layer, and the new disease appear like diabetes or thyroid problem of fifth layer endocrine. And these diseases having treatment of long-term suppressing treatment, continue medications, and that medications always suppress the immunity, and that immunity transfer the disease because of low vitality. Disease travel from fifth layer to sixth layer in the nerves. इसीलिए हम देखते हैं हमेशा कि डायबिटीज के बाद न्यूराइटिस होता है, दैट इज द डायबिटिक न्यूराइटिस, इट इज सिक्स लेयर डिजीज. And when six layer disease gets suppressed, the no chance that is the seventh layer disease, it may be life-threatening disease, may be malignant like Parkinson's disease, cancers. This is the seventh, irreversible disease, deep pathological disease, and the seventh layer. So this is the suppression by layer. Disease travel from first layer to seventh layer. So this layer, yes, yes, like sciatica वगैरह जो illnesses है, sciatica है, and all this किसमें आता है, which layer? sciatica जो प्रॉब्लम होता है बहुत बार six layer, और न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम six layer. तो it is pathological हो या तो traumatic हो. Six No. layer. Nerve problems are six layer. Yes, yeah, okay. So this layer to layer separation does not occur easily, and hence homeopath may get away with wrong prescriptions like mixtures, compounds, specifics, or even partial similar drugs till such time that the immunity of person is not severely compromised due to various reasons. Yes. So this layer to layer separation also forms the spectrum of degradation of man from birth to death. Yes, from first layer, that is the after birth, mostly first layer diseases appear, and at the last end of life, that patient always suffer from the seventh layer of diseases. So this concept can be simply explained in this way. The diseases of the level first and two, ectoderm and endoderm, for example, skin eruptions, rash, boils, and rhinitis, bronchitis, gastritis of the second layer are frequently observed. Yes, recurrently हम पेशेंट देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लेयर की. यहाँ पे जल्दी सेपरेशन नहीं होगा, राइट, रिकरेंट होता है, पेशेंट आते रहते, क्योंकि तब वाइटलिटी, वाइटल फोर्स, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है. जैसे जैसे मेडिकेशन होते जाएगा, जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होते जाएगी, वाइटलिटी बिकम लो, एंड आफ्टरवर्ड फास्ट सेपरेशन होता है.
So rash, boils, and rhinitis, bronchitis, gastritis of the second are frequently observed in the first few years of man's life. The third layer disease usually manifests in the teenage or young age. For example, joint pain, psoriasis, hair fall, slip disc, spondylitis, and spondylolithiasis. This is third layer disease. The fourth layer disease are seen in middle age, that is 30 to 50 years, but more often than not, the expression of the disease changes from simple inflammation to induration, psora to psychosis of organ and system, or even to destruction of organs is the change in the expression of disease. Yes. The type of disease changes from spondylolithiasis to atherosclerosis, that of the CVS, producing hypertension, rheumatic arthritis, changes to gout. This is exactly what is meant by miasmatic transfer or miasmatic suppression. So yes, ये हमने देखा. So we see how the journey of disease usually takes place in human body, and from this we can also conclude that not only should the cure takes place from above downward, from inside outward, from more important to less important organ, from center to periphery, from reverse order of the appearance of the symptom, and more destructive miasm to less destructive. This is the सर ने माइasmatic चार्ट में दो एक्सिस में एक तरफ डिजीज ट्रैवल बताया, एक तरफ डिजीज डिसेंडिंग बताया, एक तरफ एसेंडिंग बताया. जहां डिजीज प्रोग्रेशन हो रहा है, लेयर बाय लेयर डिजीज बढ़ते जा रहा है, और जहां पेशेंट हमारे पास आता है वो कोई से भी लेयर का डिजीज लेके आओ, हमें उसे डिसेंड करना है फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट, दैट इज फ्रॉम 7th layer to 1st layer. So disease travel from below upward and from left side to right side. Yes, disease travel, always disease travel from below upward. ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये फॉलोअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. From below upward and from left side to right side, that is psora to psychosis to syphilis. Cure takes place from above downward and from right to left. Always cure takes place right to left, right side to left side होना चाहिए. That is from syphilis to psychosis to psora. Without this knowledge, I do not see what mind does not pursue. ये अगर ये हमें पता ही नहीं तो हमारे सामने से सिम्टम यूं चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है. ठीक, सो माइasmatic सप्रेशन आपको समझ में आया. अगर माइasmatical सप्रेशन नहीं समझ में आया होगा या फिर उसमें कोई क्वेरी होगी, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो हम वो रीड कर लेते हैं. यस, एनीवन? सर यस. सर, बच्चों का डायरिया जाके अगर उसको ओटाइटिस मीडिया हो रहा है तो सप्रेशन. हाँ सर, सेम लेयर में कैसे समझना? अगर यूरिन डायरिया जाके यूरिनेट It is not a same layer, it is layer to layer. That is the first layer, second layer endoderm diarrhea gets suppressed and the connective tissue of third layer bones of ear gets affected. अच्छा, ओटाइटिस मीडिया बोन से रिलेटेड है तो सर? Yes. Connective tissue, third layer. ओके सर.
आणि सर त्याच लेअर मध्ये सेकंड लेअर मध्ये युरिनरी ट्रॅक जाऊन डायरिया येणार किंवा डायरिया जाऊन युरिनरी ट्रॅक, तर ते कसं समजायचं? सेम लेअर सिम्पटम्स. येस पण म्हणजे आपण म्हणतो ना अबोव डाऊनवर्ड, समजा डायरिया जाऊन जर युरिनरी आलं तर म्हणजे ते डीप लेअरला जाणार का सेकंड मध्ये? डायरिया जाऊन युरिनरी ट्रॅक्ट नाही यायला पाहिजे. युरिनरी ट्रॅक्ट जाऊन डायरिया येत असेल तर इट इज गुड साइन. और दोन्ही पण ऍट ए टाइम होत असेल तर इट इज गुड साइन. सपोज जॉइंट पेन्स होते, जॉइंट पेन्स गेले, सपोज जॉइंट पेन्स गए और उसे लूज मोशन भी हुआ और यूरिन इन्फेक्शन भी हुआ, बर्निंग ऑफ यूरिन, मिक्सचरेशन भी है, तो इट इज गुड साइन. दैट इज द सिंपल मीनिंग इज एक्सटरनालाइजेशन ऑफ टॉक्सिन. अच्छा. यस. बट सेम लेवल है तो अगर यूरिनरी जाके डायरिया हो रहा है तो गुड साइन नहीं, बैड साइन ना? यूरिनरी होके डायरिया हो रहा है तो इट इज गुड साइन. अच्छा. यस. ओके. यस. Sir, miasmatic suppression or layer to layer suppression, how to understand? माइजमेटिक सप्रेशन एंड लेयर टू लेयर. देखो लेयर टू लेयर हो रहा है, अगर वो सेम माइजम में हो रहा है तो जैसे फर्स्ट लेयर से ओनली फर्स्ट लेयर में रैश था, बाद में साइनोसाइटिस हुआ, सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर रैश, सेकंड लेयर साइनोसाइटिस, थर्ड लेयर जॉइंट पेन ओनली, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट कार्टिलेजेस, दैट इज थर्ड लेयर. थर्ड लेयर से वापस वो फोर्थ लेयर में गया जहां थायरोइडाइटिस हुआ या फिर ओनली सिंपल एंजाइटी हाइपरटेंशन हुआ. इट इज सेम सोरिक बट लेयर चेंजेस, राइट. और फोर्थ लेयर से वो फिफ्थ लेयर में गया, दैट इज सॉरी हाइपरटेंशन, एंजाइटी हाइपरटेंशन से वो फिफ्थ लेयर में गया थायरोइडाइटिस. इट इज द simple inflammation of thyroid gland. Then after that neuritis, it is the inflammation of nerves ending, it is the sixth layer. तो इस तरह से वो डिजीज एक ही मायाजम में है, सोरिक में, बट लेयर बाय लेयर चेंज होते जा रहा है. लेयर बाय लेयर वो अपर जा रहा है, मतलब सिंपल से मोर इंपॉर्टेंट की तरफ. और वही अगर ट्रांसफर ऑफ मायाजम हो रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको ये पढ़ के बताता हूं कि ट्रांसफर, माइजमेटिक ट्रांसफर ऑफ सप्रेशन, this is according to me the most important of the disease transfer. It is also the least understood. If the physician understand the base of miasmatic suppression or the transfer, the word of knowledge will unfold before them. Until now we saw a certain type of expression from one organ to another, say infection or inflammation being transferred from one organ to other. For example, eczematous dermatitis may be transferred to rhinitis. This is same psora. Till the level of infection and inflammation is mild, the body tries to regain the normalcy of functioning or homeostasis. Psora, plain or benign inflammation. Benign यहां किस लिए कहा है सर ने? बिनाइन मतलब नॉन इन्फेक्शियस, वहां पे कोई बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स नहीं रहेंगे. दिस इज प्लेन बिनाइन इन्फ्लामेशन. may or may not be because of infection arise out of deficiency on the part of the organism. Yes, it is caused only due to some deficiencies, deficiency in the normal functioning of the organism. This deficiency or rather diseases finding their origin in the deficiency are psoric diseases. So deficiency of any type is psora. Deficiency or dysfunctioning is psora. So this causes the suppression of psora. If psora gets suppressed, then it will convert into psychosis. And psychotic miasm, that is the thickening, collection, hardening, induration, chronic greenish yellow discharges
inflammation or inflammation giving rise to induration are all essentially psychotic in nature. These also include diseases which are insidious in their onset and manifestations which remain hidden for long before they can be detected. For example, diabetes, hypertension from atherosclerosis leading to cardiac ischemia are psychotic in nature. And if this psychotic transfer of disease gets entry into syphilis, so that simple ischemia, cardiac ischemia, gets more dangerous and affect the heart, that is like heart attack or heart failure. So syphilitic miasm, destruction of organs, perversion of functioning, and lawlessness or distortion are all expression of this miasm, that is syphilis. So destruction, distortion, perversion is the syphilis. So ulceration or destruction which have distorted or ridged and jagged edges or which cannot be delineated are syphilitic. All psychotic conditions finally end up with perverted functions or destruction of different organs, that is, they have a syphilitic aim. So thus we see how the journey of disease usually takes place in the human body, and from this we can also conclude that not only should the cure takes place. So जिस तरह से डिजीज ट्रांसफर हो रहा है एग्जैक्टली उसके अपोजिट क्योर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. ओके, सो दोनों एक दूसरे को अपोजिट है. So if we know, compare this with the chart given, we can see that the disease travel from below upward, from left side to right side. Yes, जो हमने अभी देखा. So the conclusion of this suppression, the sequences occurring during cure are a mathematical certainty. All homeopaths should leave their extremism. Yes, sir ने सभी को कहा है. They should leave their extremism, which leads to unsure and unpredictable result, and opt for totalistic homeopathy, by which results are sure, predictable, and a mathematical certainty. जिस तरह से होम्योपैथी इज अ मैथमेटिक्स, उसी तरह से हमारे रिजल्ट भी श्योर होंगे जब हम ये सब चीजें फॉलो करेंगे, ये सब चीजें अंडरस्टैंड करेंगे. Yes, so this is the suppression. So अभी किसी को कोई डाउट? Now you can ask. Yes, बोलिए. सप्रेशन आई थिंक सबको समझ में आया. गुड आफ्टरनून सर. या गुड आफ्टरनून. सर जैसे अपन एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज रहते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, तो उसमें जो एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं उनसे भी सप्रेशन होता है क्या सर? एंटीबायोटिक ना? हाँ सर. यस. फिर जैसे डेंगू हो गया, वो जो फिर एलोपैथियन एकदम लास्ट स्टेज से वो उनको बाहर निकालते हैं, तो फिर उनसे कैसे सप्रेशन होगा सर? उनसे फिर
एनर्जी लेवल डाउन रहने के बाद फिर एनर्जी लेवल बढ़ता है उनका, फिर किस टाइप का सप्रेशन है सर? देखो, सप्रेशन किसी भी लेयर में हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर ट्यूबरक्यूलोसिस चलेगा तो हो सकता है पेशेंट इम्प्रूव हो गया, राइट, पूरा पेशेंट का ट्यूबरक्यूलोसिस क्योर हो गया, मतलब जो अल्सरेशंस उसके लंग्स में कैविटी फॉर्मेशन हो गया था वो हील हो गया। हाँ सर। लेकिन अभी तुरंत उसे कोई डिजीज नहीं दिख रहा है, कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद उसी सेम डिजीज का रीअपियरेंस हो गया, या फिर उसे अभी लिवर का मेजर प्रॉब्लम हो गया एंड ही गॉट्स द एयरवे डिजीजेस और सम लंग्स फेलियर टाइप, मतलब जो की कैपेसिटी ऑफ लंग्स बिकम वेरी लो, राइट। तो इस तरह से हो सकता है। देन आफ्टरवर्ड ही मे गॉट द cancerous condition like cancer of lungs or any organ. This is suppression. ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए, और ये टोटली डिपेंड करता है उसके हेल्थ पे। अगर वो बहुत स्ट्रांग हेल्थ है, उसके बाद उसकी स्ट्रांग हेल्थ हो गई तो वहां सप्रेशन होगा भी नहीं, वो सप्रेशन होने के भी लेस चांसेस होंगे। टोटली डिपेंड करता है ऑन द इम्यूनिटी एंड द रेजिस्टेंस पावर ऑफ हिज बॉडी। ओके सर, यानी हर बार सप्रेशन हो, जरूरी नहीं कि हर केस में सप्रेशन होगा ही, राइट। तो अगर ऐसा होता था तो हर पेशेंट में कोई भी एंटीबायोटिक खाया, कुछ लिया तो सप्रेशन दिखता था, लेकिन ऐसा नहीं दिखता। ऐसा होता क्या? जिनकी बॉडी वीक है, जिनकी वाइटलिटी वीक है, जिनकी रेजिस्टेंस पावर वीक है, उन्हीं में ही ये दिखेगा। और जिनमें ये टेंडेंसी है कि वो पट से अफेक्ट हो जाते हैं, गेट्स अफेक्शन ऑफ एनी ऑर्गन, वही पेशेंट सफर होंगे सप्रेशन से। या फिर ऐसा भी होता है कि ओनली इससे ही सप्रेशन होगा, एंटीबायोटिक लिया, फिर होम्योपैथिक रॉन्ग ट्रीटमेंट लिया, या फिर आयुर्वेदिक सप्रेसिव ट्रीटमेंट लिया, मतलब मटेरियल ज्यादा लिया तो उससे इम्यूनिटी सप्रेस हो गई, इससे सप्रेशन हुआ। ऐसा नहीं है। सप्रेशन खाली इससे ही नहीं होता है, तो सप्रेशन रिकरेंट इमोशनल अपसेट्स की वजह से भी होता है, सप्रेशन इन्वायरमेंटल चेंजेस से भी होता है, सप्रेशन डाइटरी चेंजेस से भी होते हैं। तो ये कुछ ऐसा हमारी मोनोपोली नहीं कि हम ही सप्रेस करते हैं, हर चीज से सप्रेशन हो सकता है। इवन सप्रेशन एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर से भी होता है, सप्रेशन मसाज से भी होता है, सप्रेशन वाइटल एनर्जी से भी होता है, कॉस्मिक एनर्जी से भी होता है। एक बहुत ही अच्छी केस थी मेरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। ओल्ड एज की पेशेंट थी जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, पूरे जॉइंट्स अफेक्ट हो गए थे, और वो पेशेंट बहुत अच्छी तरह से हील हो गई, टोटल जॉइंट पेन्स चले गए, और जो कर्वेचर ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ जॉइंट्स हुआ था वो भी नॉर्मलाइज होते जा रहा था। नियर अबाउट 75% जो हैंड ऐसे हो गए थे वो सीधे हो गए थे, क्लियर हो गए थे, डिस्टॉर्शन चले गया था हैंड का, खाली टोज का बाकी था लेग्स के। और वो पेशेंट का मतलब ये इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट प्रोसेस चालू थी, इतनी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रही थी। और कुछ तभी उनके यहाँ कुछ रिलीजियस प्रोग्राम था, स्पिरिचुअल प्रोग्राम था, जहाँ उन्होंने होम हवन किए और उस लेडी को वहां पे बैठाया। And because of that energy, cosmic energy, she gets affected afterward, she gets suppressed, और totally केस रिवर्स हो गई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है।
तो इस तरह से भी होता है, क्योंकि वहां से उस एनर्जी ने वापस उस वाइटल फोर्स को हाईली स्टिमुलेट कर दिया, स्ट्रांगली स्टिमुलेट कर दिया, एंड आफ्टर दैट द प्रोसेस बिकम रिवर्स। यस, ओके, अंडरस्टैंड? हाँ सर, फिर डोज रिपीट करने के बाद रिवर्स नहीं आ सकती है? देखो एक बार बिगड़ गया ना तो लाइन पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली सिफिलिटिक डिजीज में। मैंने बहुत कोशिश की, उसे सबसे पहले सेपिया दिया, बिकॉज ऑफ रॉन्ग वाइब्रेशंस की वजह से उसे ये हुआ था। सेपिया दिया, सेपिया से थोड़े दिन उसे अच्छा लगा, लेकिन प्रोसेस रिवर्स नहीं हुई क्योर की, मतलब क्योर प्रोसेस अगेन स्टार्ट नहीं हुई। बहुत दिन बाद जितनी रिकवरी हुई थी उतनी रही, बाद में एज इट इज पेशेंट रहा, नो रिकवरी। सेम मेडिसिन रिपीट की, नो चेंज, अगेन केस टेकिंग की, दूसरे मेडिसिन निकाले, दिए, नो चेंज। और इसका रीजन क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों न्यू मेडिसिन वहां एक्ट नहीं हुई, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर इसका रीजन बताऊंगा। ओके, थैंक यू सर। या थैंक यू। ओके, तो कल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सृष्टि ने पूछा था। अगर सृष्टि है तो वो क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा विद द प्रूफ। यस सृष्टि, श्रुति थी शायद, सृष्टि थी। श्रुति 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 ने पूछा था ना क्वेश्चन लास्ट। यस सर। क्या क्वेश्चन था, किसी को याद है? कोई केस ठीक होने के बाद वो फीवर एकदम विगरस फीवर आता था, उसके बाद में वो रिलैप्स होता था, तो ऐसा कुछ था सर उसमें। और हेयर फॉल। हाँ हाँ हाँ, ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, हाँ हाँ हाँ, हेयर फॉल। यस यस यस। ट्राइकोलॉजी का नहीं था वो क्वेश्चन, सृष्टि ने कुछ अलग क्वेश्चन पूछा। ओके, सृष्टि है ना, उसे जगाओ, सो गई शायद। हेयर फॉल का ही था सर। हेयर फॉल का ही था, तो रिपीट करो। कहीं था, हाँ हाँ, रिलैप्स हो रहा था बार बार फीवर के बाद। फीवर के बाद रिलैप्स हो रहा था, राइट? तो फीवर के बाद रिलैप्स हो रहा था, दैट इज बिकॉज ऑफ फीवर में कोई जो भी ट्रीटमेंट लिया था उससे वाइटलिटी लो होने की वजह से वापस वो क्यूरिक प्रोसेस स्टिमुलेटेड नहीं हुई। लेकिन ऐसे ओनली बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक, बिकॉज ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि बार बार वो सिम्टम्स आ रहे, क्योर नहीं हो रहे। तो वो क्योर क्यों नहीं हो रहे, तो इसका एक रीजन ये भी है कि उसे राइट कॉन्स्टिट्यूशनल मिला नहीं, है ना। राइट कॉन्स्टिट्यूशनल अगर मिलता है, राइट रेमेडी अगर सिलेक्ट होती है, तो वो प्रॉब्लम कंप्लीटली चले जाएगा। लेकिन हमने ये भी देखा था कि प्रूफ ऑफ सिमिलीमम में कि एक आधी बार रेमेडी हमने सिलेक्ट किए, सिम्टम चले गए, कुछ दिन बाद वापस रिटर्न आते हैं, तो उसका रीजन यही होता है कि जैसे कि मैंने बोला था कि हैनेमन ने कुछ अलग उसका सॉल्यूशंस बताया। तो जैसे कि विजयकर सर ने बताया कि अगर आपकी रेमेडी परफेक्ट है तो वो रिटर्न आना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो रिटर्न आता है तो उसके लिए बहुत सी चीजें पॉजिटिव फैक्टर्स में आते हैं, लाइक even some gross errors. This is the chronic disease,
एरर्स इन क्योर। तो ये क्योर में एरर किस किस वजह से हो सकते हैं? सो इवन सम ग्रॉस एरर्स ऑफ डाइट, टेकिंग कोल्ड, द अपीयरेंस ऑफ वेदर, especially rough, wet and cold or stormy, or even the approach of autumn, if even so mild but more late winter and a wintry spring, and then some violent exertion of the body. देखो, violent exertion of body can cause the reverse of the disease, return of the symptoms. Body or mind, but particularly some shock to the health caused by some severe external injury or a very sad event that bowed down the soul, repeated fright, great grief, sorrow, and continuous vexation. आगे ध्यान दो, often caused in a weakened body, often caused in a weakened body, the reappearance of one or more of the element. So these are the causative factors to reappear the disease again, to reappear the symptoms again, to reappear the elements again, so which seem to have been already overcome. And this new condition, देखो बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने, elements which seem to have been already overcome, and this new condition was often aggravated by some quite new concomitant, which it, if not more. तो इसके साथ कुछ नए भी सिम्टम्स आ सकते हैं, कंकोमिटेंट सिम्टम्स भी आ सकते हैं उसके साथ, जो ओल्ड सिम्टम्स थे उसके साथ कुछ न्यू भी सिम्टम्स आ सकते हैं, रिटेनिंग देन द फॉर्मर। देखो कितना मतलब इम्पोर्टेंट का है, ये उससे भी डेंजर हो सकते हैं कि जो पहले सिम्टम्स थे उससे भी मोर डेंजरस, रिटेनिंग देन द फॉर्मर वन, which had been removed homeopathically, were often just a troublesome and now more obstinate. देखो ये पहले से भी ज्यादा ऑब्स्टिनेट सिम्टम्स होंगे जो अभी रिअपियर हुए, बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट्स फ्रॉम these factors cause the appearance of the symptoms. So this would be especially the case whenever the seemingly cured disease had for its foundation a sora which had been more fully developed. और इसका कॉज बताए हैनेमन ने कि वहां पे सोरा फुल्ली डेवलप है, जिसकी वजह से वो रिअपियरेंस हो रहा है, वहां से सोरा गया ही नहीं। और जब फ्री फ्रॉम द सोरा होगा, बॉडी फ्री फ्रॉम द सोरा होगी, तभी हम कह सकते हैं कि इट इज फुल्ली क्योर्ड और द हेल्दी पर्सन। रिस्टोरिंग द हेल्थ is of free of sora. So for its foundation, a sora which had been more fully developed, when such a relapse would take place, the homeopathic physician would give the remedy. Most fitting among the medicines then known as if directed against a new disease. And this would again be attended by a pretty good success, which for the time would again bring the patient into a better state. In the former case, however, in which merely the troubles which seem to have been removed were renewed, the remedy which had been serviceable there. So first time would prove less useful. देखो first time would prove less useful. जो आपने रेमेडी उसे दिया था, जिसके बाद उसे रिलैप्स हुआ, सिम्टम्स अगेन आए,
That means that remedy the first time would prove less useful. उसने 100% उसे रिलीफ दिया ही नहीं था, वहां सोरा रिमेन था, इस वजह से वो रिलैप्स हुआ। देखो मैथमेटिकल कॉज यहाँ पे दिया है हैनीमैन ने यहाँ पे फैक्टर्स भी दिए कि किस वजह से वो रीअपियर हो सकता है, मेंटल, फिजिकल, इन्वायरमेंटल, सब डाइटरी, सब पोजीशंस यहाँ दिए कि उसकी वजह से भी ये हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर डाइट भी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई पेशेंट रिकरेंटली कोई चीज खा रहा है और उस चीज के लिए वो सेंसिटिव है तो उसके सिम्टम जाएंगे नहीं, वो बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिलैप्स होंगे। अगर घर की कोई डिजीज उसे बिकॉज ऑफ घर की कोई कंडीशन, घर की कोई इन्वायरमेंट, मतलब घर में कोई इमोशनल फैक्टर्स बार बार चलता है या फिर उसे बार बार घर में कुछ इमोशनल फैक्टर से प्रॉब्लम आता है, तो वो अगर जब तक जाएगा नहीं तब तक उसको क्योर नहीं होगा, क्योंकि मेंटेनिंग कॉज अगर प्रेजेंट है तो डिजीज रिलैप्स होगा ही, ऐसा है मैंने कहा। तो आपको मेडिसिन के साथ साथ उसे उस चीज का भी फोकस करके देना है कि ये चीज से भी आप बच के रहो, इससे भी आपको दूर रहना पड़ेगा, तो ही आप 100% क्योर होंगे। आप एक तरफ से उसको एनर्जी दे रहे हैं और दूसरी तरफ से कोई दूसरा फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, तो कैसे बॉडी वहां पे सपोर्ट करेगी, इसको देखेगी कि इसको देखेगी। अगर क्योर करना है तो उसे मेडिसिन के साथ साथ दूसरे बातों पे भी ध्यान देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो बार बार इल हो रहा है। दैट इज द मेंटेनिंग। इसके लिए आगे बढ़ते पहले, सो फर्स्ट टाइम would prove less useful and when repeated again it would help still less. Then perhaps even under the operation of the homeopathic remedy which seemed best adapted and even where the mode of living had been quite correct. देखो मोड ऑफ लिविंग का भी उन्होंने बताया। अगर आपका मोड ऑफ लिविंग राइट नहीं है, सपोज कोई पर्सन है जिसे रानाइटिस है, साइनोसाइटिस है बिकॉज ऑफ डैम्प वेदर या फिर बिकॉज ऑफ सिलर्स ऑफ द होम, और वो बार बार वैसी कंडीशन में रह रहा है, तो उसका प्रॉब्लम जाएगा कैसे? तो आपको वो स्टेट भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको वो कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको मेडिसिन के साथ साथ बोलना पड़ेगा कि आप इसको चेंज करो। जब आप 100% क्योर हो जाएंगे, जब आपकी इम्यूनिटी एकदम ग्रो हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आप वहां पे जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योर होने तक आपको वो कंडीशन को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कि कल वो क्वेश्चन था ना कि सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ने के लिए पहले उसे चांस तो दो, उसे फ्री तो करो उस कंडीशन से। फिर एक बार उसकी सेंसिटिविटी नॉर्मलाइज हो गई, जो हाइपर थी वो नॉर्मलाइज हो गई, तो फिर अगर वो उस कंडीशन में जाता है, उस एटमॉस्फेयर में जाता है, देन वो एटमॉस्फेयर उस पर अफेक्ट नहीं होगा, उसकी बॉडी उसे उस चीज से सेंसिटिव नहीं होगी। लेकिन जब तक इम्यूनिटी ग्रो नहीं होती तब तक वो कंडीशन, वो सिचुएशन अवॉइड करनी पड़ेगी। सो seemed best adapted and even where the mode of living had been quite correct, new symptoms of disease would be added which could be removed only, yes, inadequately and imperfectly. Yeah, these new symptoms were at times not at all improved, especially when some of the obstacles, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, अंडरलाइन करो, all improved especially when some of the obstacles above mentioned hindered the recovery. सर स्क्रीन नहीं दिख सकता सर हाँ स्क्रीन नहीं दिख सकता। आपको कुछ भी नहीं दिखा क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अरे यार, नहीं सर, कुछ भी नहीं। अरे इतने देर बाद बोल रहे हैं आप लोग, सही में सो सर रहे तुम्ही थे? खूप मन लावून सांगत होते म्हणून डिस्टर्ब नाही केलं। मत डिस्टर्ब। हाँ ओके, देखो अभी आया सर।
यस, तो मैं पहले स्लाइड से आपको दिखाता हूँ, खाली ये लास्ट उसकी लाइन ध्यान में रखो कि ऑल इम्प्रूव्ड स्पेशली व्हेन सम ऑफ द ऑब्स्टैकल्स अबव मेंशन हिंडर्ड द रिकवरी। जब तक आप इसको ये ऑब्स्टैकल्स को हटाएंगे नहीं तब तक रिकवरी कंप्लीट वहां होगी नहीं। और एक बार रिकवरी हो गई फिर आप भले वो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, उस एटमॉस्फेयर में उसे जाने दो, वो चीज उसे बार बार खाने दो, कुछ नहीं होगा जब तक इम्यूनिटी फुल्ली ग्रो नहीं होती। अंडरस्टैंड? यस सर। श्रुति, यस सर। आपका आंसर मिला कि नहीं श्रुति? So ये फर्स्ट स्लाइड थी। It is from the text taken from the chronic disease book, Errors in Cure. ये लास्ट स्लाइड, ओके। एंड और आपको एक इसका रेफरेंस दिखा देता हूं। कल मैंने बोला था कि कौन से ऑफेरिज्म में मैं वो भी बताऊंगा। इट इज रिटन इन द 235 एफोरिज्म, 128 एफोरिज्म एंड 129 एफोरिज्म। यस सर। यस, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे पूछना था कि कीमोथेरेपी जो हेयर ट्रांसप्लेशन करते हैं अभी और हेयर रिमूव करते हैं लेजर के मशीन से या कुछ भी, तो उससे भी सेपरेशन हो सकता है क्या? यस बिल्कुल, हर चीज से सेपरेशन हो सकता है अगर आपका वाइटल एनर्जी वहां वीक है तो। अच्छा, और कभी अपने पास वो पेशंट आया और उसने पूछते मतलब न सांगता ते जर केलं तर मग त्याला मेडिसिन रिपीट करायचे की काय करायचं अशा वेळेस? जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसने अपनी ट्रीटमेंट कुछ डिस्टर्ब की है या फिर कुछ ट्रीटमेंट लेके आया है, तो ऐसे पेशेंट में अगर वो फ्रेश है, इसके पहले अपनी ट्रीटमेंट नहीं दी है, तो यू कैन डायरेक्टली गिव द हिज रेमेडी। उसकी अच्छी सिलेक्ट करके आप रेमेडी दे सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर वो ऑन ट्रीटमेंट था और बाद में उसने कुछ अदर ट्रीटमेंट किया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करके, अगर उसकी सीवियर कंडीशन नहीं है आफ्टर दैट ट्रीटमेंट, तो आप उसे थोड़ा वेट करके वापस वही ड्रग आप रिपीट कर सकते हैं। या फिर वो सीवियर कंडीशन कुछ लेके आता है, सीवियर वीकनेस लेके आता है, या फिर कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन लेके आता है, तो आपको उस कंडीशन को देख के उसकी रेमेडी निकाल के आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। So, okay, I think आज का आपको सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। You have got right? So, thank you very much। आप लोगों ने इतने अच्छी तरह से सुना, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। For that, thank you very much। Yes, योगेंद्र जी बोलिए। सर थोड़ा पूछना था मेरे बच्चे के बारे में। 22 नवंबर को उसको फीवर आया था। तो मतलब एक्यूट टोटली के इसके हिसाब से चाइना 30 दिया था उसको। 2 दिन पहले गया ही नहीं, बहुत 102 103 ऐसा था। तो चाइना 30 देने के बाद में 7 डेज मतलब हो गया, उसको फीवर गया है पूरा। फीवर अभी नहीं है, बट जो उसका खाने का मतलब ये था मतलब वो खाना कम कर दिया उसने। सिर्फ मिल्क पीता है मम्मी का, उतना ही। बाकी पहले वो खिचड़ी वगैरह खाता था। 14 मंथ का है बेबी मेरा। वो एक है, और थोड़ा सा मतलब जितना सोना उसका था नॉर्मल, उससे ज्यादा ये रहता है। बाकी अदरवाइज एक्टिव है। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए या फिर थोड़ा? नथिंग टू डू, नथिंग। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा वेट करो और ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी मतलब कुछ भी दो तो थूक देता है, मतलब नहीं तो इतना ये था वो
जॉली और ये सबके साथ रहता था, अभी सिर्फ मम्मी पापा चाहिए। यस सर, थोड़ा थोड़ा सा सा changes आ गए इंडस्ट्रियल थे। फ्लोरा जीआईटी का पर जीआईटी का थोड़ा सा डिस्टरबेंसेस है, दैट इज सॉरी, वो निकल जाएंगे तो ओके हो जाएगा। थोड़ा वेट करो, अगर नहीं इम्प्रूव होता है देन यू कैन प्रिस्क्राइब। 7 days हो गया और मतलब करना चाहिए फिर 10 दिन। दो 3 दिन और वेट करो। ओके ओके सर, यस, ठीक, थैंक यू सर। So okay, thank you very much and good night, bye bye, see you again tomorrow. Thank you. Thank you. Yes, thank you very much, thank you, bye bye. Thank you, sir. थैंक यू सर। Yes, सब जने हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। Good night. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.